दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि निकोला टेस्ला कितने बड़े इंजीनियर इन्वेंटर थे। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग माइंड को समझा था और सही चॉइस की और अपने विचारों और स्किल से बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कर। लेकिन आप एक बात सोचिए कि आज अच्छे आईआईटी कॉलेज से अच्छी रैंक से बीटेक करने की डिग्री के बाद भी इंजीनियर्स पुराने टाइम के इंजीनियर्स जैसे नहीं है। यही हाल साइंटिस्ट का है। आज के टाइम के साइंटिस्ट को हम पुराने टाइम के साइंटिस्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, श्रोडिंगर, एडिसन, आर्किमिडीज, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस। अब देखिए, न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज करी, एक्सप्लेन करा, लेकिन आइंस्टाइन ने उस पर काम नहीं करा। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, आइंस्टाइन रिंग दिया, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए। और देखें तो श्रोडिंगर ने आइंस्टाइन और न्यूटन को कॉपी नहीं करा। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की खोज करी और क्वांटम वेव्स की इक्वेशंस दे डाली। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे आपने चार्ल्स बेबेज का नाम सुना होगा। अब आप सोचिए, जब दुनिया में कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं थी, कंप्यूटर नाम की जैसी कोई मशीन नहीं थी, तब चार्ल्स बेबेज के दिमाग में ये चीज चलती है कि दुनिया में एक मशीन भी ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि बहुत बड़े काम को मिनटों में कर सकती है। तो इसी प्रिंसिपल पर उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया। हालांकि डिजिटल कंप्यूटर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने एक एनालॉग मशीन बनाई। तो अब आप ये सोचिए कि उनके दिमाग में ऐसा आइडिया आया कहाँ से। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर हुए हैं जिनके दिमाग में यूनिक आइडियाज आए हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखिए, अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से हो या आपने बीएससी करा है, तो आपको पता होगा कि लगभग 90% थ्योरम 1970 से पहले जो साइंटिस्ट या इंजीनियर्स थे उन्होंने दी हैं। और अब आप देख सकते हो कि मार्केट में कोई भी यूनिक थ्योरम इन्वेंशन नहीं आ रही है। साइंटिस्ट पुरानी थ्योरम्स का ही यूज करके नई थ्योरम बना रहे हैं, पुरानी थ्योरी या पुरानी टेक्नोलॉजी को ही डेवलप कर रहे हैं, या फिर पुरानी थ्योरम्स को मिक्स करके नई थ्योरम या इन्वेंशंस कर रहे हैं। अब देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे कि आज के टाइम में जो आप सॉन्ग सुनते हो, गाने सुनते हो, अधिकतर गाने जो हैं वो पुराने टाइम के गाने होते हैं। उनको थोड़ा सा नया या फिर उसमें बीट डालकर नए सॉन्ग्स को बना दिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही हो रहा है लगभग आज। जैसे आइंस्टाइन के बहुत सारे ऐसे काम थे जिन्हें आज साइंटिस्ट ने प्रूफ किया है। जैसे रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शन को दिया था जो आज 100 साल बाद प्रूफ हुआ है। निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया जिस पर सब वैज्ञानिक आज काम कर रहे हैं। आज प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट या इंजीनियर्स के माइंड से कुछ भी यूनिक नहीं निकल रहा, बस पुरानी टेक्नोलॉजी को ही नया करके पेश किया जा रहा है। जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और जियो टेक्निकल सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो आपने टरजागी जी का नाम सुना होगा, जिन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। उन्होंने 1970s के आसपास बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सैलो फाउंडेशन की थ्योरी दी, इक्वेशन दी, और उन्होंने जो इक्वेशन दी उसके बाद जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इक्वेशंस को बस मॉडिफाई किया है। किसी ने कुछ फैक्टर जोड़ दिए, किसी ने कुछ फैक्टर जोड़ दिए, किसी ने अपनी वैल्यूज दी, मतलब इक्वेशन वही है लेकिन लंबी चौड़ी कर दी बस। तो आइए इसका कारण समझते हैं कि पहले के साइंटिस्ट और अब के साइंटिस्ट में क्या डिफरेंस था, कि पहले के साइंटिस्ट इतना कैसे सोच लेते थे। तो देखिए, इसका कारण है जनरेशनल रीन्यूएबल। देखिए, साल 2001 के आसपास यूएसए के कमांडर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उसमें उन्होंने जनरेशनल रीन्यूएबल के बारे में बताया था। उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने खोज में पाया कि 1947 और 1950 यानी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की जो जनरेशन थी वो किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज पर कम से कम 4 घंटे सोचती थी, और 1980 और 1970 से पहले के जो लोग थे वो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी मुद्दे पर 2 घंटे सोचते थे। यानी पहले के लोग डीप थिंकर थे, यानी वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचते थे किसी भी चीज पर। जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो। आप आम व्यक्तियों की अगर बात करोगे, अपने दादा परदादाओं की बात करोगे, तो वो किसी भी विषय पर बहुत गहराई से सोचते थे। लेकिन वो वाले लोग मल्टीटास्कर नहीं थे, इसलिए उस टाइम के लोगों को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता था। यानी उस टाइम के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स अगर कोई रिसर्च करते थे
तो उस रिसर्च टॉपिक की पूरी गहराई में जा जाकर रिसर्च करते थे, क्योंकि वो डीप थिंकर थे। लेकिन उनसे आप बहुत सारे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो मल्टीटास्कर्स नहीं थे। और फिर यूएसए के कमांडर्स की रिसर्च में उन्होंने आगे कहा कि अब जो ये जनरेशन है 2000 तक की, मतलब 2000 तक की जो जनरेशन है, ये किसी भी टॉपिक पर आधा घंटा सोचती है। और ये कहा कि अब जो ये जनरेशन है, ये डीप थिंकर्स की जनरेशन नहीं है, बल्कि मल्टीटास्कर्स की है। यानी 2000 के बाद के लोग एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। यानी एक साथ 4 सॉफ्टवेयर संभाल सकते हैं, कॉलिंग को संभाल सकते हैं, टैबलेट को संभाल सकते हैं, बहुत सारे काम एक व्यक्ति अकेला कर सकता है, लेकिन डीप थिंकर नहीं है। और उन्होंने ये तक कह दिया कि आगे आने वाली 20 साल, यानी 2000 से लेकर आने वाली 20 साल, यानी 2020, ये जो जनरेशन होगी, ये किसी भी टॉपिक पर 5 से 10 मिनट सोचेगी। अब आप ये बात सोचिए कि ये रिसर्च लगभग 2001 में पब्लिश करी, और उन्होंने 2020 तक के लोगों के बारे में बता दिया कि अब ये जनरेशन डीप थिंकर्स की नहीं है, ये जनरेशन मल्टीटास्कर्स की है। अब देखिए, थोड़े डाटा ऊपर नीचे हो सकता है कि कितना लोग सोचते हैं ना, ईयर्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यानी आज के लोगों को मैनिपुलेट करना आसान होता है, यानी आज के लोगों को मतलब अपनी बातें मनवाना बड़ा आसान है। अब देखिए, कलेक्टर्स, एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईईएस के जब इंटरव्यूज होते हैं, तो आपको पता होगा कि वे क्विक डिसीजन लेते हैं, यानी 5 से 10 मिनट में डिसीजन लेने के कैपेबल आईएएस, आरएएस, कलेक्टर, एसपी को बना दिया जाता है। ये बात यूएसए के कमांडर्स बहुत पहले कह चुके हैं। यही एक रीजन है कि आज के टाइम के साइंटिस्ट इतनी फैसिलिटी के बाद भी बड़ी बड़ी खोजें, इन्वेंशंस नहीं कर पाते, जो कि पहले के साइंटिस्ट किसी भी टॉपिक पर सोचते सोचते रिसर्च कर देते थे। आइंस्टाइन के बारे में तो आपको पता ही होगा, वो क्या कहते थे, वो यही कहते थे, वो अपने रिसर्च के लिए, यानी फिजिक्स की रिसर्च के लिए मशीन्स, लेबोरेटरीज का यूज नहीं करते थे। वो यही कहते थे कि कागज मेरी लैब है और ये पेन मेरा इंस्ट्रूमेंट है, और इस कागज और पेन से उन्होंने बड़ी बड़ी थ्योरीज दे डाली। और आज वैज्ञानिकों के पास इतनी बड़ी बड़ी लेटेस्ट हाईटेक मशीन्स होने के बाद भी, यानी कोई भी रिसर्चर्स बिना मशीन्स के तो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता अपने दिमाग में। अब देखिए, उन्होंने इतनी रिसर्च कर कैसे दी, क्योंकि वे डीप थिंकर थे, और डीप थिंकर रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान लगाता है। सारा खेल ही इस ध्यान का है, यानी एक ही चीज़ पर बार बार सोचना। तभी तो आपने देखा होगा हमारे ऋषि मुनि महात्मन साधु संत कितना ध्यान करते थे। देखिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक मार्कंडेय ऋषि का नाम आता है, जो कि जन्म से अल्पायु थे। वे दीर्घायु होना चाहते थे ताकि अपने माता पिता का ऋण चुका सके। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई कोई तो तरीका होगा मृत्यु को टालने का। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, यानी बहुत ज़्यादा गहन ध्यान लगाया। कई वर्षों तक उन्होंने गहन ध्यान किया और महान मृत्युंजय मंत्र को प्राप्त किया, और महान मृत्युंजय मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। और भी देखिए, ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने बड़ा ही एडवांस हवाई जहाज बनाया था, यानी पुष्पक विमान कहते हैं। पुष्पक विमान में भी एआई सिस्टम, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम था। अब आप सोचिए कि भारद्वाज ऋषि ने कैसे पुष्पक विमान को बना लिया। बड़ा ही सिंपल है, उन्होंने खुद की तुलना पक्षी से करी, कि जैसे कि आज हम चलने के लिए बैलगाड़ी यूज करते थे उस टाइम पर, आज तो खैर कार यूज करते हैं। तो सोचिए कि ये पक्षी है, इसके इस तरह उड़ने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए। उसी चीज पर उन्होंने बहुत ध्यान लगाया, वर्षों ध्यान लगाया, और पुष्पक विमान का पूरा ज्ञान लिया, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्वों का ज्ञान लिया जो कि एंटी ग्रेविटी बेस्ड हो, यानी जो ग्रेविटी के विपरीत काम करें। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने खोजी और पुष्पक विमान को बना लिया। खैर, आज के लोग इस बात पर कम बिलीव करते हैं कि डीप थिंकिंग करने से ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो 10-10 घंटे सोते थे, क्योंकि उनका मानना था कि क्रिएटिव या इनोवेटिव आइडिया गहरी नींद में ही आ सकता है। और आज साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि गहरी नींद का अर्थ ही ध्यान होता है। अगर आप गहरी नींद में सपनों को ऑब्जर्व करते हो तो ध्यान ही है। यानी आइंस्टाइन कहते थे इस चीज को कि इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज,
द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, यू नीड एक्सपीरियंस टू गेन विजडम। यानी नॉलेज का केवल एक ही सोर्स है, वो है अनुभव। और अनुभव जब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से किसी चीज को नहीं कर लोगे। और देखिए, जब निकोला टेस्ला काफी उम्र के हो गए थे तब उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप इतने बुद्धिमान कैसे हो, आपने इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस कैसे कर डाली। तब निकोला टेस्ला ने उत्तर दिया कि मैं कोई बुद्धिमान इंसान नहीं हूँ, मैं भी सामान्य इंसान हूँ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं ये जो भी इन्वेंशन कर पाया ये गहन ध्यान का फल है। यानी मैं किसी भी विषय पर बहुत ज़्यादा सोचता था, महीनों महीनों तक सोचता था, और फिर इन्वेंशंस मुझे अपने सपने में दिखती थी। यानी सपने में मैं खुद को अपनी आंखों से इन्वेंशंस को देखता था और सुबह उठते ही मैं अपने कॉपी पेन पर इन इन्वेंशंस को लिख लेता था। यानी सारा ज्ञान मुझे ब्रह्मांड से प्राप्त होता था। अब आप देखिए क्या गजब की बात बोली निकोला टेस्ला ने कि सारा खेल किस चीज पर है, ध्यान पर है, यानी गहराई से सोचने पर है। आपको मैं बता दूं कि जो निकोला टेस्ला थे उन्हें वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने का विचार कैसे आया, और उन्होंने बना भी डाली थी उस टाइम पर। उन्होंने ट्रांसफार्म को देखा कि उनके जो कॉइल्स होती है उनके मध्य वायरलेसली जो होती है क्या कहते हैं करंट होता है वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्म में देखा होगा। उसी चीज का विचार उन्होंने आया और वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना डाली। हालांकि ये नॉर्मल बात है, आज भी काफी बच्चे देखते हैं लेकिन नहीं बना पाते वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उस टाइम उन्होंने बना ली थी। हालांकि वो रिसर्च छुपा दी गई, कोई दिक्कत नहीं, आज काफी वैज्ञानिक उस चीज को खोज रहे हैं। और देखिए ये जो बात है ये तो CIA ने भी आज प्रूफ की है, यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि अमेरिका की है, उसने भी इस बात को प्रूफ किया है कि अगर किसी टॉपिक पर रोज आप घंटों घंटों सोचोगे तो उससे रिलेटेड जानकारी आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के माइंड में अचानक से आ गई थी, उन्होंने खुद बोला ये चीज। और इसी बेस पर CIA ने काफी प्रोजेक्ट्स किए थे, जैसे गेटवे प्रोजेक्ट, इंसान को गहरी ध्यान में ले जाकर इंफॉर्मेशन निकालना, और ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा चला था गेटवे प्रोसेस। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब के टाइम के जो साइंटिस्ट हैं वो डीप थिंकर्स नहीं है। हालांकि वो आज के लोगों से काफी सोचते हैं लेकिन फिर भी डीप थिंकर्स नहीं है। 10 चीजों पर सोच रखना और एक चीज पर 10 बार सोच रखने में बहुत फर्क होता है। आज जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं वो सभी पुरानी थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं। आज के टाइम में नई इन्वेंशंस नहीं आ रही, सिर्फ नए मेथड्स आ रहे हैं काम करने के। आज जितनी भी थ्योरीज पब्लिश होती हैं, जितने भी मेथड्स पब्लिश होते हैं, वो इंजीनियरिंग और साइंटिस्ट यानी साइंस को मिक्स करके नए नए मेथड्स पब्लिश होते हैं। और इसी कारण सच में आज बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता। बच्चों को पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है? क्योंकि सेल्फ स्टडी, देखिए मैं कंपटीशन की बात नहीं कर रहा जहाँ पर सेल्फ स्टडी में रटना हो। सेल्फ स्टडी का अर्थ ये होता है कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आप खुद से 2 से 3 घंटे उस टॉपिक पर ध्यान लगाओ, यानी पढ़ो खुद से, उस चीज को खुद से समझो। और इतना ध्यान अब कोई लगाना नहीं चाहता, क्योंकि आज के समय किसी भी चीज पर घंटों सोचना टाइम वेस्ट माना जाता है। इसलिए तो आज टेक कंपनियां यानी टेक एजुकेशन कंपनी जैसे बायजूस, वेदांतु, थिंकअप, गो रिएक्ट, वंडर स्कूल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज मार्केट में रन इसी बेस पर कर पाई है कि आज बच्चा डीप थिंकर नहीं है, बच्चा खुद से नहीं सोच सकता, बच्चा मल्टीटास्कर है। क्योंकि बच्चा स्कूल में 15-15 एक्टिविटी तो कर लेगा लेकिन एक एक्टिविटी को स्किलफुली कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी डीप थिंकर तो है ही नहीं। और जब बच्चे डीप थिंकर नहीं है तो बच्चों को विजुअलाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये ऑनलाइन एजुकेशन कंपनीज अपने कंटेंट को विजुअलाइज करके पढ़ाती है, डिजिटली विजुअलाइज एनिमेशन के थ्रू पढ़ाती है, और इसलिए मार्केट में अच्छा प्रॉफिट भी कर पा रही है। भाई सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी टॉपिक पर गहराई से सोच लेते हो तो आपके दिमाग में इमेज बनने लग जाती है। अब हो क्या रहा है, आज बच्चा गहराई से नहीं सोच रहा किसी टॉपिक पर, आज बच्चा चाहता है कि वो इमेज मुझे कोई बाहर से समझा दे, खुद से समझना नहीं चाहता, कोई दूसरा समझा दे, ये हो रहा है। दोस्तों ये सारी बातें आज से 20 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी कि भविष्य में लोग डीप थिंकिंग करेंगे ही नहीं, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो चाहे BSc के स्टूडेंट हो, सभी लोग बस टीचर द्वारा बताई गई नॉलेज को ही लिमिटेड मानेंगे। बच्चा खुद से एक्स्ट्रा बुक से या रिसर्च पेपर से नॉलेज पढ़ के अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा नहीं।
और ये आप देख भी चुके हो कि आज मार्केट में बस वही प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं। और ये दोस्तों आपकी गलती नहीं है, आज सिस्टम ऐसा हो चुका है, या मैं कहूँ कि हो चुका नहीं है, ये सिस्टम बना दिया गया है आज, कि अगर कोई एक विषय पर सोचेगा तो उसे मूर्ख कह दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बताऊं, देखिए आज की हवा में आप देख चुके हो कि बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगा हुआ है। मतलब एक बच्चा पटवारी की भर्ती आती है तो पटवारी की तैयारी में लग जाता है, ग्राम सेवक की भर्ती आती है तो ग्राम सेवक की तैयारी में लग जाता है, सीजीएल की आती है तो सीजीएल में लग जाता है, जेईएन की आती है तो जेईएन में लग जाता है। मतलब जो भी भर्ती आती है सबके एग्जाम देता है। और उन एग्जाम्स में अगर अंदर घुसे तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब आती है। और बच्चा उन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लेता है, सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता है। लेकिन कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ता, वो बस उतना ही पढ़ता है जितना सिलेबस में होता है। देखिए मैंने क्या कहा, अब आप कहोगे अरे उतना ही तो पढ़ेंगे जितना सिलेबस में होगा। ये इसी चीज का नतीजा है कि हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते, हम उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना सिलेबस में हो, जितना हमारा काम बन सके। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हमें कितनी जानकारी प्राप्त हो रही है। बस यही होता है कि टीचर ने जो नोट्स लिखा दिए, मार्केट से हम ऑब्जेक्टिव बुक लिया है और टेस्ट सीरीज लगा ली और हो गई हमारी पढ़ाई। अब देखिए यार, अगर ऐसा जो अपन आज कर रहे हैं, अगर ऐसा रामानुजन करते तो वो तो मैथ्स की बड़ी बड़ी थ्योरीज को दे ही नहीं पाते। क्योंकि रामानुजन ने क्या किया था, मैथ्स को कितनी गहराई पर ले गए थे वो। और उन्होंने इतनी गहराई पर ले जाने के बाद मॉक थीटा फंक्शन, जो कि आज 100 साल बाद प्रूफ हुआ है, उन्होंने कैसे दे डाला। दोस्तों मॉक थीटा फंक्शन गणित वाले जानते होंगे कि ब्लैक होल को समझाता है। अगर आज आप साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग की गहराई में कोई विषय पकड़ लो और उस पर काम करो तो आपको लोग मूर्ख ही कहेंगे। और ये भी रीजन है कि आज कोई बच्चा जल्दी से पीएचडी करने की भी नहीं सोचता, क्योंकि पीएचडी करते करते 28 से 30 साल हो जाती है और फिर पीएचडी के बाद भी आज जॉब के लिए भटकना पड़ता है। ऐसा सिस्टम आज बना दिया गया है ताकि कोई बच्चा डीप थिंकर ना हो जाए। और आज आप देख सकते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स का काम पढ़ाने का होता है, ऐसा मानते हैं, लेकिन टीचर्स पढ़ाने के अलावा भी 10-10 काम करता है प्राइवेट स्कूल में। यानी स्टूडेंट पर फोकस ही नहीं कर पाता ढंग से, वो सिर्फ उतना ही रहता है जितना सिलेबस में होता है, एक्स्ट्रा ज्ञान देता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि आज के टाइम में तलाक, डिवोर्स, ये कितने ज्यादा केसेस आज बढ़ क्यों रहे हैं। इसका भी रीजन यही है, ना तो लड़का सोचता है ना लड़की सोचती है कि तलाक के बाद होगा क्या। सोचेंगे कहाँ से, हम डीप थिंकर तो है ही नहीं। पहले के लोग बहुत ज्यादा सोचते थे कि भाई तलाक के बाद गड़बड़ हो जाएगी, दूसरी जगह शादी नहीं होगी, कलंक लग जाएगा, ये चीजें होती थी पहले। इसलिए पहले बहुत कम तलाक हुआ करते थे, क्योंकि पहले हर चीज पर सोचा जाता था कि भाई समाज क्या कहेगा। लेकिन आज की जनरेशन में लगता है कि शादी ब्याह एक फॉर्मेलिटी सी रह गई है। खैर दोस्तों कोई नहीं। और देखिए आज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसे हम जीएम फूड कहते हैं या आर्टिफिशियल फूड कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। यानी गेहूं, चावल, सब कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाएगा। और अभी तक लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि डीप थिंकर्स तो आज हम है ही नहीं। ऐसी बात नहीं है कि जीएम फूड फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये 40 साल पहले भी थी। लेकिन जब 1980 से पहले जीएम फूड को लॉन्च किया तो किसानों ने इसे होने ही नहीं दिया, क्योंकि किसानों ने इस चीज में बहुत सोचा कि अगर हमने जीएम फूड शुरू कर दिया तो हर बार गेहूं, बीज हमें मार्केट कंपनी से खरीदना पड़ेगा। और फिर से 40 साल बाद जीएम फूड को लाने की पूरी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि पता है कि ये जो जनरेशन है ये डीप थिंकर नहीं है, ये हमारा विरोध नहीं करेगी, ये हमें इस बार जीएम फूड उगाने से नहीं रोक सकती। और ये कंपनीज प्रूफ भी देती है कि राइस उगाने से मेथेन गैस रिलीज होती है, जो ग्रीन हाउस गैस का कारण बनती है। इसलिए हम जीएम राइस दे रहे हैं, ये उगाओ, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को नहीं होने देंगे। अब आप सोचिए, कॉमन सेंस जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड मेन रीजन प्ले करती है। मेथेन तो होती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी तो होती है, लेकिन उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि उसको रोक देंगे तो हमारे ट्रैफिक रुक जाएंगे, हवाई जहाज रुक जाएंगे, तो बड़े बड़े लोग, वीआईपी लोग, अमीर लोग कैसे आ जा पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन उसके जगह हमने क्या रोका, मैथेन, यानी चावल पर काम किया। भी चावल, ये वाले चावल मत उगाओ, ये वाले चावल उगाओ जो जीएम फूड वाले हैं। जैसे आज आप देख सकते हो सरसों का
कर दिया है वंशीकरण। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, आज अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में। क्या उगा रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, कैसा उगा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। हम क्या बेच रहे हैं और उससे कितना रुपया मिल रहा है, उससे मतलब है हमें आज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नहीं सोच रहे हैं कि हम जो उगा रहे हैं उससे क्या होगा। और देखिए, अब की जो जनरेशन है, इसे मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अगर सरकार की कोई नई स्कीम लाई जाए तो अब के लोग ज्यादा जल्दी से उसको फॉलो कर लेते हैं, ज्यादा नहीं सोचते। देखिए, मैनिपुलेट का मतलब यही है, जैसे मैंने क्या कहा पहले, जैसे अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा रीट की जो भर्ती हुआ करती थी राजस्थान में 2000 अभी लेटेस्ट 22 से पहले एक ही पेपर होता था, लेकिन अब 2 पेपर कर दिए। बच्चों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, ज्यादा आज नहीं सोचेंगे। मतलब आज सरकार को भी पता है कि बच्चों को आज मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अब देखिए, जैसे आज अपनी जो सरकार ने या मिलिट्री ने अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है। ऐसा नहीं है कि ये अग्निपथ स्कीम अभी अपने इंडिया में लॉन्च हुई है, ये बहुत पहले लॉन्च हो गई थी, बहुत साल पहले और देशों में चल रही थी। जैसे हर बच्चा जो है वो उसको 2 साल या 1 साल मिलिट्री में अपनी सर्विस देनी होगी, वो इस चीज के लिए मैनिपुलेट था। सरकार ने कहा है कि भाई आपको 2 साल देना हो तो देना होगा, बच्चा मानेगा। लेकिन पहले के लोग मानते नहीं थे इस चीज को। और अब आपको पता ही है कि सरकार ने सिस्टम कर दिया है, या मिलिट्री जिसे बोलते हैं, कि भाई 25% को हम लेंगे और बाकी सबको मतलब जॉब से हटा देंगे। ऐसा ही सिस्टम है। तो 25% में अब आप सोचिए 100 लोग हैं और 25 बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो 100 के 100 बच्चे हर हरकत को करने के लिए मजबूर होंगे। यानी मिलिट्री ऑफिसर जो काम बोलेंगे बच्चा वही करेगा, बच्चा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि पता है 25% में आना है। ये भी चीज है, आप इसको जरा गहराई से सोचिए। और देखिए, फिर आगे चलते हैं। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती भी है तो उस पर हम ज्यादा नहीं सोचते हैं। आज कोई भी इंजीनियर या बीएससी स्टूडेंट ज्यादा नहीं सोचता, बल्कि उस टेक्नोलॉजी पे काम करता है डायरेक्ट कि इससे पैसा कैसे कमाए। और यही चीज है कि आज एआई रोबोट्स आ गए हैं। आज लगभग सारा काम, मैक्सिमम जो काम होता है, हैवी काम होता है, उसको मशीन्स कर रही हैं। दिमाग लगाने वाला काम भी मशीन्स कर रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम अवेयरनेस नहीं है। और यही एक रीजन है कि आज हम डीप थिंकर भी नहीं है। आप किसी भी टॉपिक पर आज प्रेजेंट टाइम में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोच पाओगे। ये 3 घंटे तो बहुत ज्यादा बता दिए। हम 1 घंटा नहीं सोच पाएंगे, 1 घंटे में दिमाग खराब हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, आज की तारीख में जरूर ये क्यों हो रहा है कि आज हम बहुत कम क्यों सोच रहे हैं? ये रीजन है सारा मीडिया का। मीडिया इस चीज को जानती है। ये सारा रीजन है आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का। जैसा कि आपने देखा है कि शॉर्ट्स फीचर आ गया है, कि भाई पहले तो ये होता था कि यूट्यूब पर 15-15 मिनट की वीडियो होती थी तो एक क्लियरिटी रहती थी, हमको भाई 15 मिनट की वीडियो देखनी है, बंद कर देते हैं, चलो बाद में देखेंगे। लेकिन जब शॉर्ट्स आ गया तो 1-1 मिनट के बहुत सारी वीडियोस देखते देखते 3 से 4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और उन वीडियोस में मतलब 4 घंटे में हमने लगभग 100 बातों पर विचार करते हैं। लेकिन उस टाइम हम एक वीडियो जब 15 मिनट की देखते थे तो उस पर विचार करते थे, लेकिन अब हम 4 घंटे में 100 चीजों पर विचार करते हैं। यानी डीप थिंकर आज की कैटेगरी में आज हम बन ही नहीं सकते। यानी डीप थिंकर आज की जनरेशन में बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरे हैं। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ही हम अपने दिमाग का कम यूज करेंगे। और जब दिमाग का कम यूज होगा तो हम डीप थिंकर रहेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।